नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरव का स्कोर देखकर आरिफ खान ने सिर हिलाया। ये तो अच्छा नतीजा है। आमतौर पर अगर जीन पोषण से आपकी क्षमता में 45% से कम की वृद्धि होती है तो उसे खराब माना जाता है। 46 से 50% पास, 51 से 55% अच्छा, 55 से 60% उत्कृष्ट। आरव का नतीजा अच्छा है, लेकिन आरव खुश नहीं दिख रहा था। प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु के रूप में सीरम लेने से लगभग हमेशा अच्छा रेटिंग मिलती है और अक्सर उत्कृष्ट भी। फिर भी उसे उत्कृष्ट रेटिंग नहीं मिली थी। इससे भी बुरा यह था कि सिद्धार्थ जैन अभी तक सामने नहीं आया था। उसका स्कोर शायद आरव से भी ज्यादा होता। जहां तक पास या खराब होने की बात है, वे आमतौर पर द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैडेटों द्वारा सीरम का उपयोग करने के बाद ही दिखाई देते थे। ठीक उसी समय 21 मिनट बीतने के बाद सिद्धार्थ जैन कमरे से बाहर निकल गए। भाई आरिफ, मैंने ऑप्टिमाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। अब टेस्टिंग के लिए तैयार हूं। ठीक है, शुरू करो। सिद्धार्थ जैन आत्मविश्वास से परीक्षक के पास गए और 3 चरणों वाली शारीरिक परीक्षा शुरू की। उनके अंतिम आंकड़े: बायां मुक्का 638 किलोग्राम, दायां मुक्का 646 किलोग्राम, मुक्के की गति 12.8 प्रति सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.049 सेकंड, अनुकूलन लाभ 56%, समग्र मूल्यांकन मध्यस्तर -6 योद्धा। सिद्धार्थ जैन का परिणाम उत्कृष्ट है। जीन पोषण बूस्ट को भी उत्कृष्ट रेटिंग मिली है। उत्कृष्ट रेटिंग के साथ आप काफी आगे जा सकते हैं। आरिफ खान की तारीफ सुनकर सिद्धार्थ जैन और भी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। उनके साथ आए दूसरे नंबर के मिडिल स्कूल के प्रशिक्षु उनके चारों ओर ऐसे जमा हो गए जैसे तारे चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आरव का चेहरा उतर आया। अच्छी रेटिंग बुरी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ जैन की उत्कृष्ट रेटिंग ने तुरंत ही उसकी सारी वाहवाही छीन ली। ये बात स्वाभिमानी आरव के लिए पचाना मुश्किल था। ठीक है, आपने देख लिया कि जीन पोषण क्या कर सकता है। आप सब अब लगभग लेवल 3 वॉरियर बन चुके हैं। खूब मेहनत करो। जितनी जल्दी हो सके लेवल 3 पीक तक पहुंचो, सीरम लो, और मैं अगले एक्सीलेंट, शायद स्पेशल रेटिंग का इंतजार करूंगा। भाई आरिफ, क्या एक्सीलेंट से भी ऊपर कोई रेटिंग होती है? बिल्कुल। यूनिवर्सल सीरम से 60% से अधिक लाभ हो सकता है, और व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए सीरम यदि सफल हो तो आमतौर पर 70% तक लाभ पहुंचाते हैं। ये एक विशेष श्रेणी है, लेकिन मैं कस्टम सीरम की सलाह नहीं देता। अगर वे असफल होते हैं तो कीमत बहुत अधिक होती है। कैडेटों ने सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि जीन युक्त औषधि कितनी महत्वपूर्ण थी और प्रत्येक प्रतिशत बिंदु कितना मायने रखता था। आमतौर पर अगर कोई तृतीय श्रेणी का कैडेट परीक्षा देता था तो परिणाम बहुत हद तक खराब ही आता था। शायद किस्मत अच्छी हो तो पास भी हो सकता था। एक द्वितीय श्रेणी के कैडेट को आमतौर पर पास ग्रेड मिलता था, और अगर उनका प्रदर्शन औसत से ऊपर होता था तो उन्हें अच्छा ग्रेड मिलता था। प्रथम श्रेणी के कैडेटों को अधिकतर अच्छे अंक मिलते थे, और यदि भाग्य मेहरबान होता तो उत्कृष्ट अंक भी मिलते थे। द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैडेटों को उत्कृष्ट या विशेष स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशेष रूप से तैयार किए गए सीरम पर दांव लगाना होगा। निजी अनुकूलन एक जोखिम भरा कदम था, जिसकी सफलता की संभावना 20% से अधिक नहीं थी। अगर टेलर्ड सीरम कारगर नहीं हुआ तो मार्शल आर्टिस्ट की सारी क्षमता खत्म हो जाएगी। महंगे उपचार की दवाओं की जरूरत पड़ेगी, और अगली बार वे केवल यूनिवर्सल सीरम ही ले सकते हैं, जिसकी क्षमता 45% से कम यानी पुअर स्तर पर सीमित है, जिससे उनका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए कस्टम सीरम एक दोधारी तलवार है और 80% मामलों में ये आपको नुकसान पहुंचाती है। इतना कहकर आरिफ खान मुड़ा और चला गया। वो एक युद्ध जनरल रैंक का था। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनका अधिकांश समय वाइल्डनेस जोन में बीतता था, न कि प्रशिक्षु बच्चों की देखभाल करने में। आरिफ खान के जाते ही परीक्षण कक्ष में जोरदार उत्साह का माहौल छा गया। आरव ने सिद्धार्थ जैन को घूर कर देखा। सिद्धार्थ जैन, ये मत सोचो कि जीन पोषण के परिणाम ने मुझे हरा दिया है तो तुम हमेशा के लिए इसका फायदा उठा पाओगे। हम दोनों लेवल 6 के योद्धा हैं। मैं शुरुआती चरण में हूं, तुम मध्य चरण में। मैं वाइल्डनेस जोन की ओर बढ़ रहा हूं। ज्यादा राक्षसों को मारने से ज्यादा पैसा मिलेगा और मेरे पास अभी भी आगे बढ़ने के कई मौके हैं। ये तो बस शुरुआत है। सिद्धार्थ जैन ने कोई रियायत नहीं दी। क्या सिर्फ तुम ही वाइल्डनेस जोन में जाने की योजना बना रहे हो? मैं लेवल 6 के मध्य में हूं। मैं जल्द ही एक एडवेंचरस स्क्वाड में शामिल हो जाऊंगा। आरव, सपने देखना बंद करो। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी में इस साल का सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक मैं ही हूं। आरव ने सिद्धार्थ जैन से झगड़ा करना बंद कर दिया और इसके बजाय ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। एक समय मार्शल आर्टिस्ट जीन ऑप्टिमाइजेशन समाप्त होने के बाद सभी प्रशिक्षु वन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के लिए एक साधना तकनीक और एक हथियार चुनते हैं। वास्तव में कई प्रशिक्षुओं ने पहले से ही एक विशेष हथियार पर शोध कर लिया था और उनके मन में एक योजना थी। ठंडे हथियारों के अलावा कुछ मार्शल आर्टिस्ट आग्नेयास्त्रों का चुनाव करते हैं, लेकिन केवल औसत दर्जे की प्रतिभा वाले लोग ही उस रास्ते पर जाते हैं। जब ठंडे हथियारों से होने वाले द्वंद्व युद्ध में आपका कोई भविष्य नहीं होता है तो आग्नेयास्त्र आपका बैकअप विकल्प बन जाते हैं। आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना सीखना आसान है और शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट इन्हें जल्दी से सीख लेते हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। लक्ष्य ने आरव और सिद्धार्थ जैन के विकल्पों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन दोनों की प्रतिस्पर्धा जितनी तेज होती, लोग उसे उतना ही कम नोटिस करते। वो इन शांत दिनों का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता था। सच कहें तो इन दिनों किसी के पास भी खाली समय नहीं था। प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु के अंतिम पद के लिए लगभग हर कैडेट जी-जान से मेहनत कर रहा था और तीसरे चरण के शिखर तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेताब था। लक्ष्य की तंत्रिका प्रतिक्रिया काफी समय से परिपक्व हो चुकी थी। उसकी मुक्केबाजी की गति लगभग चरम तृतीय चरण पर थी और उसका दाहिना हाथ भी लगभग उसी स्तर पर था, लेकिन प्रशिक्षण की कमी के कारण उसका बायां हाथ अभी भी काफी पीछे था। श्वास तकनीक का प्रयोग करने के बावजूद भी वो तुरंत सबको पीछे नहीं छोड़ सका। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। लक्ष्य लगभग कभी भी मार्शल हॉल से बाहर नहीं निकला। दिन भर मुक्केबाजी का अभ्यास करता रहा और रात में जब कोई आसपास नहीं होता था तो चुपके से अपनी मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण करता रहा। उसकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ी। उसके दिमाग के अंदर का सियान बादल तेजी से चांदी जैसा होता गया। चांदी के धागे तब तक फैलते रहे जब तक कि वे कुल का एक चौथाई हिस्सा नहीं बन गए। अब उसे सिल्वररली माना जाने लगा। मानसिक विशेषज्ञ। फ्लाइंग डैगर की मदद से वो एक साथ 3 हथियारों को नियंत्रित कर सकता था, जिनकी शक्ति एक हैंडगन से भी अधिक थी। लगातार अभ्यास के चलते उनके बाएं हाथ का पंच भी आगे की ओर बढ़ा और आखिरकार आज 390 किलोग्राम के आंकड़े को पार कर गया। एक मुक्का पैड पर जोरदार तरीके से मारा गया, जिस पर 397 किलोग्राम लिखा हुआ था। बुरा नहीं है। बाएं 397, दाएं 399। मैं आधिकारिक तौर पर तीसरे चरण के शिखर पर हूं और मेरी पंचिंग रेट 7.99 प्रति सेकंड है, जो तीसरे चरण की सीमा है। अब मैं जीन सीरम ले सकता हूं। उनकी विशेष जीन औषधि उसी सुबह आ गई थी। इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था? जब बाकी सब लोग जी-जान से ट्रेनिंग कर रहे थे, तब लक्ष्य जानता था कि कुछ द्वितीय श्रेणी के कैडेट तीसरे चरण की चोटी के करीब पहुंच रहे थे, बस उससे थोड़ा ही धीमे। अगर वो अभी सीरम ले लेता
तो उसे प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु का आखिरी स्थान मिल जाता। जैसे ही लक्ष्य ये सोच रहा था कि तुरंत दवा ले ले, आरिफ खान वहां आ गया। लक्ष्य, थाने से फोन आया था। जिन गुंडों को हमने जेल में डाला था, उनकी रिहाई की तारीख लगभग आ चुकी है, लेकिन रवि कुमार एक बार भी नहीं आया। लगता है उसे पता है कि भीख मांगना बेकार है, इसलिए वो माफी मांगने के बजाय अपने गुर्गों को सड़ने दे रहा है। क्या वो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है? लक्ष्य को इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही। थाने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही रखा जा सकता है। उसके बाद उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। वो अपने लड़कों को तकलीफ सहते देखना पसंद करेगा, बजाय इसके कि उसे अपना सिर झुकाना पड़े। उसे यकीन है कि हम उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि वो घुटने नहीं टेकेगा, तो चलो उन सभी बदमाशों की टांग तोड़ देते हैं। लक्ष्य ने गुस्से से दांत भींच लिए। क्या हमें रवि कुमार को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए? मुआवजे का समझौता सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम खुद उन गुंडों को पंगु बना देते हैं, तो लोग इसका दोष हम पर डालेंगे। पंगुओं को और कितने दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है? अधिकतम 4। उसके बाद उन्हें रिहा करना होगा। ठीक है, 3 दिन बाद मैं रवि कुमार से मिलूंगा। लक्ष्य ने मन बना लिया। 3 दिन? लेकिन आरिफ खान हिचकिचाया। लक्ष्य जानता था कि वो सोच रहा था कि फिलहाल वो रवि कुमार के साथ बातचीत करने के लिए बहुत कमजोर है। लक्ष्य मुस्कुराया। भाई आरिफ, चिंता मत करो। मैं शिखर के तीसरे चरण तक पहुंच चुका हूं और अभी जीन औषधि ले सकता हूं। एक बार अनुकूलन हो जाने पर मैं आज जैसा नौसिखिया नहीं रहूंगा। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी आप मैं लगभग भूल ही गया था। आपने एक कस्टम फॉर्मूला चुना है। लक्ष्य, क्या आपको यकीन है कि आप सफल होंगे? लक्ष्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। यद्यपि इस निजी अनुकूलन में काफी जोखिम है, फिर भी मुझ पर भरोसा रखिए भाई आरिफ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बाधा को पार कर लूंगा। आरिफ खान ने भी सिर हिलाया। अगर आपको वाकई इतना भरोसा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट कस्टमाइजेशन से शारीरिक क्षमता में कम से कम 70% तक सुधार हो सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो 80% से भी ज्यादा सुधार संभव है। अगर आप लक्ष्य 80% सुधार कर लेते हैं, तो आपकी ताकत लेवल 7 के शुरुआती चरण तक या कम से कम लेवल 6 के योद्धा के अंतिम चरण तक पहुंच सकती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भाई आरिफ, मैं प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु के लिए वो आखिरी पद ले लूंगा। अगर तुम कामयाब हो जाते हो, तो मैं तुम्हें वो आखिरी प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु का पद देने का फैसला कर सकता हूं। लक्ष्य, प्रथम श्रेणी प्रशिक्षुओं को सिर्फ 7% की छूट और पूरी मासिक तनख्वाही नहीं मिलती, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल आर्ट हॉल के भीतर मौजूद शिकार दल जल्द ही प्रशिक्षुओं के इस बैच की भर्ती शुरू कर देंगे। उस समय प्रथम श्रेणी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छे दल आपस में होड़ करेंगे। अगर तुम किसी अच्छे शिकार दल में शामिल हो जाते हो, तो मार्शल आर्टिस्ट के रूप में हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जब राक्षसों का शिकार करने का समय आएगा, तो तुम इतना पैसा कमाओगे कि तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई आरिफ, मैं ऑप्टिमाइजेशन शुरू करने जा रहा हूं। आगे बढ़ो। शुभकामनाएं। यह सुनकर कि लक्ष्य जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन से गुजरने वाली पहली कंपनी बनने जा रही है, कई प्रशिक्षु इकट्ठा हो गए। यदि लक्ष्य सफल हो जाता है, तो वो मार्शल आर्ट हॉल में अनुकूलन पूरा करने वाला पहला द्वितीय श्रेणी का कैडेट होगा और प्रथम श्रेणी का स्थान निस्संदेह उसका होगा। सिद्धार्थ जैन और आरव भी उनके पास आ गए। उनके मन में लक्ष्य को लेकर एक खतरा था। वे दोनों लक्ष्य के ऑप्टिमाइजेशन के नतीजे देखना चाहते थे। अगर लक्ष्य के नतीजे संतोषजनक नहीं होते, तो भले ही उसे प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु का पद मिल जाता, वो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहता। लक्ष्य ने अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक छोटे से कमरे में चला गया। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी का पलंग और समय देखने के लिए दीवार पर एक घड़ी थी। लक्ष्य पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया
और जीन पोषण निकाला। इस औषधि की बोतल का निर्माण मेरे पिछले जीवन में आजमाए गए अनुपातों के आधार पर किया गया था। मेरी वर्तमान आयु को देखते हुए इस बोतल में मौजूद सामग्री को सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। अंतरिक्षीय जगत में परीक्षण विधियों के अनुसार एक निजी अनुकूलन का उपभोग करने के बाद जीन पोषण के साथ सुधार अनुपात का प्रारंभिक बिंदु 90% है। जहां तक इसके 90% से अधिक तक पहुंचने की बात है, ये भाग्य पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाग्य बहुत बुरा नहीं होगा। लक्ष्य को नहीं लगता था कि उसका भाग्य खराब है। अगर था भी तो वो उसके पिछले जन्म की बात थी। अगर उसका भाग्य खराब होता तो वो ब्रह्मांडीय ब्लैक होल जैसी दुर्लभ घटना का सामना कैसे कर पाता और पुनर्जन्म कैसे प्राप्त कर पाता। इसलिए उसे इस औषधि की बोतल पर पूरा भरोसा था। एक ही घूंट में उसे निगलते ही औषधि का असर उसके शरीर में दिखने लगा। उसके जीनों में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि उसके शरीर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगी, पुनर्गठित होने लगी और मजबूत होने लगी, जिससे उनमें जीवन शक्ति का संचार अधिक होने लगा। आनुवंशिक अनुकूलन एक महत्वपूर्ण कदम है। आनुवंशिक अभिकर्मकों के बिना मनुष्य केवल अभ्यास के माध्यम से ही चौथे या 5वें स्तर के योद्धाओं की सीमा तक पहुंच सकता है। केवल जब आनुवंशिक अभिकर्मक शरीर में प्रवेश करके मानव कोशिकाओं को रूपांतरित करते हैं, तभी एक मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ सकता है। पहले ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट सारी औषधीय शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाता। कुछ शक्ति शरीर में रह जाती है। पहले ऑप्टिमाइजेशन का प्रभाव जितना बेहतर होगा, आगे की प्रगति उतनी ही आसान होगी। ये अन्य मार्शल आर्टिस्टों से आगे निकलने का सबसे अच्छा अवसर है। इसीलिए लोग पहले ऑप्टिमाइजेशन के परिणामों को इतना महत्व देते हैं। लक्ष्य ने अपने पिछले जन्म में आनुवंशिक अनुकूलन का अनुभव किया था, लेकिन वो इस बार जितना संतोषजनक नहीं था। यह प्रक्रिया ऐसी थी मानो कोई व्यक्ति जिसने लंबे समय से पानी की एक बूंद भी न पी हो और प्यास से मुरझा गया हो, उसे अचानक पोषक तत्वों से भरे टब में नहला दिया गया हो। जैसे ही शक्ति उसके भीतर फैलने लगी, उसका पूरा शरीर, उसकी हर एक कोशिका खुशी से झूम उठी। कितना जबरदस्त एहसास है। मैं अपनी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी महसूस कर सकता हूं। मेरे शरीर की मजबूती और लचीलापन दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये एक सर्वांगीण सुधार है। मैं सफल हो गया हूं। उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया कितने समय तक चली, लेकिन जब अंतिम कोशिकाओं ने अपना सुदृढ़ीकरण पूरा कर लिया, लक्ष्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में लगी घड़ी पर नजर डालते ही वो क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। सचमुच पैनमेंट बीत चुके थे। ये जानना आवश्यक है कि आनुवंशिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया आमतौर पर आधे घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। विशेष श्रेणी के सुदृढ़ीकरण के मामलों में भी इसमें 30 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगता है। अपने पिछले जीवन में उनकी आनुवंशिक अनुकूलन प्रक्रिया में केवल 15 मिनट लगते थे। इस बार इसमें वास्तव में 3 गुना अधिक समय लगा। ऐसा लगता है कि इस ऑप्टिमाइजेशन का असर बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे कोई सुखद आश्चर्य मिलेगा। लक्ष्य उठा और उस छोटे से कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर से अचानक शोरगुल की आवाज आई। सबसे आगे आरव था। इस प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु ने लक्ष्य को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। लक्ष्य, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बाहर इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं? जानबूझकर 5 मिनट तक अंदर फिजूल खर्ची कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मैं अनुकूलन कर रहा था। छी, दिखावा करना बंद करो। क्या ऑप्टिमाइजेशन में 45 मिनट लगते हैं? मेरा ऑप्टिमाइजेशन परिणाम अच्छा था और इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगा। अगर तुम्हारा परिणाम उत्कृष्ट भी होता तो भी 30 मिनट नहीं लगते। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, सिर्फ रहस्यमयी दिखने के लिए। सिद्धार्थ जैन भी तिरस्कारपूर्ण भाव से बोले, लक्ष्य,
दिखावे की भी एक सीमा होती है। तुम तो बस एक द्वितीय श्रेणी के कैडेट हो। पिछली बार में तुम्हारा प्रदर्शन ठीक ठाक रहा हो, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं वहां नहीं था। एक द्वितीय श्रेणी के कैडेट को अच्छा मूल्यांकन मिलने पर भी अपनी किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए। कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बताओगे कि तुम्हें उत्कृष्ट अंक मिले हैं? आरव ने आगे कहा। मुझे यकीन है कि उसे शायद गरीब ग्रेड मिला होगा और वो किसी का सामना करने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर कमरे में समय बर्बाद किया। बार में हुई लड़ाई की घटना के कारण वो अब भी लक्ष्य से बहुत ईर्ष्या करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहता था। लक्ष्य ने इन दोनों प्रथम श्रेणी प्रशिक्षुओं की ओर देखा। आप दोनों कहते हैं कि मैं जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोनों क्या करते? छी, तुम इसे कैसे साबित करोगे? मेरे अपने तरीके हैं। अगर मैं इसे साबित नहीं कर सका तो मैं आप दोनों को 5-5 मिलियन दूंगा। अगर मैं इसे साबित कर देता हूं तो क्या आप दोनों मुझसे 5-5 मिलियन हारने की हिम्मत करेंगे? आरव और सिद्धार्थ जैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों थोड़े अनिश्चित महसूस कर रहे थे। उनमें से एक प्रथम उच्च विद्यालय से था और दूसरा द्वितीय उच्च विद्यालय से। दोनों ही कुलीन विद्यालय थे। इन दोनों को धनी माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने साधना तकनीकों और हथियारों को खरीदने में काफी पैसा खर्च किया था। लक्ष्य के विपरीत, जिसे मार्शल आर्ट हॉल से $20 मिलियन का मुफ्त पुरस्कार मिला था, उनके पास ज्यादा नकदी नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं था कि आनुवंशिक अनुकूलन में 45 मिनट लग सकते हैं। खासकर इतने सारे प्रशिक्षुओं के सामने इस बात से सहमत न होना शर्मनाक होता। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। चूंकि आप पैसे देना चाहते हैं, तो मेरे पास, आरव के पास, मना करने का कोई कारण नहीं है। ये एक शर्त है। यहां मौजूद हर कोई गवाह है। लक्ष्य, हारने पर आप पीछे नहीं हट सकते। शर्त लग चुकी थी। लक्ष्य ने उन दोनों को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? मैंने एक प्राइवेट कस्टमाइजेशन का सेवन किया है। जीन औषधि, निजी अनुकूलन। सब लोग चौंक गए। आरिफ खान ने किसी को नहीं बताया था कि लक्ष्य प्राइवेट कस्टमाइजेशन पोशन का इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसने वाकई प्राइवेट कस्टमाइजेशन पोशन लिया था तो समय आधे घंटे से अधिक हो सकता था, क्योंकि एक बार प्राइवेट कस्टमाइजेशन सफल हो जाने पर परिवर्तन का प्रभाव कम से कम 70% होता है। इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगता है। 70%। अगर लक्ष्य सफल हो जाता है तो क्या वो मार्शल आर्ट हॉल का शीर्ष प्रशिक्षु नहीं होगा? क्या क्या तुम सफल हुए? सिद्धार्थ जैन और आरव ने एक साथ पूछा। क्या मैं तुम्हें नाकामयाब लगता हूं? लक्ष्य ने पंच फोर्स टेस्टिंग मशीन की ओर सीधे कदम बढ़ाते हुए पलटवार किया। उसके पीछे मौजूद सभी प्रशिक्षु झुंड की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे, और यहां तक कि कुछ राहगीर मार्शल आर्टिस्ट भी इस मामले पर ध्यान देने के लिए रुक गए। अगर लक्ष्य सफल हो जाता तो बहुत संभावना थी कि मार्शल आर्टिस्ट उसे अपनी टीमों में भर्ती कर लेते। आखिर प्राइवेट कस्टमाइजेशन में सफल होना बहुत दुर्लभ होता है। दरअसल शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के मार्शल आर्टिस्ट दस्ते जो शिकार पर जाते हैं, वे पहले से ही प्रशिक्षुओं के इस बैच पर नजर रख रहे थे। वन्य क्षेत्र में हताहत होना आम बात है। कभी कभी तो पूरी टुकड़ी का सफाया भी हो जाता है। कई टुकड़ियों में कर्मचारियों की कमी है। इन प्रशिक्षुओं द्वारा जीन औषधि का सेवन करने के बाद उनकी शक्ति में तेजी से सुधार होगा। वन्य क्षेत्र में कुछ समय तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कुशल योद्धा बन जाते हैं। कुछ उच्च प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं पर इन मार्शल आर्टिस्ट टुकड़ियों की नजर पड़ चुकी है। लक्ष्य भी उनमें से एक था। अब जब उसके निजी प्रशिक्षण लेने की खबर फैल चुकी थी तो कई मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य का प्रदर्शन देखने के लिए आ गए। कुछ ने तो अपने फोन भी खोल रखे थे ताकि उसके प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर सकें। मार्शल आर्टिस्टों के बीच संवाद बहुत सुविधाजनक था। अधिकाधिक मार्शल आर्टिस्ट ऊपर से या अपने कमरों से नीचे आकर पहली मंजिल पर स्थित परीक्षण कक्ष में शीघ्रता से एकत्रित होने लगे।
लक्ष्य को कोई जल्दी नहीं थी। उसने इसके जरिए अपना नाम बनाने की योजना बनाई थी। उसे पहले से ही थोड़ी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी और यह सुनियोजित घटना उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का एक शानदार अवसर थी। टेस्टिंग मशीन पर पहुंचकर लक्ष्य ने कुछ मिनटों तक वार्म अप किया। उसकी इस तरह की सुस्ती ने आरव और सिद्धार्थ जैन को और भी ज्यादा आश्वस्त कर दिया कि लक्ष्य सिर्फ दिखावा कर रहा था। लक्ष्य ने उनसे कोई बहस नहीं की। हॉल में 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा देखकर वो समझ गया कि अब समय आ गया है। अपने शरीर को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में महसूस करते हुए लक्ष्य ने शुरुआत करने की तैयारी की। आरिफ खान लक्ष्य के बगल में खड़े होकर जोर से बोले, लक्ष्य के बाएं हाथ के मुक्के की पिछली ताकत 397 किलोग्राम थी। अब हम बाएं हाथ का परीक्षण शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए लक्ष्य ने अपने बाएं हाथ से जोरदार मुक्का मारा। भीड़ को मुट्ठी की धुंधली सी छवि दिखाई दी और सबकी धड़कनें रुक गई। लक्ष्य की गति पहले से ही बेहद तेज थी। बूम! यहां तक कि परीक्षण मशीन भी थोड़ी कांप उठी। ये ऐसा प्रभाव नहीं था जो एक सामान्य छात्र उत्पन्न कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। 789 किलो। हे भगवान, ये कैसा स्कोर है? क्या ये वाकई किसी साधारण छात्र का डेटा है? ये बच्चा बाएं हाथ से लिखने वाला तो नहीं है ना? क्या ये किसी लेवल 7 वॉरियर के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचता? लक्ष्य बाएं हाथ से नहीं लिखता, वो दाएं हाथ से लिखता है। हे भगवान, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसकी सुधार दर क्या है? कोई मुझे इसकी गणना करके बताए। आरिफ खान भी मुंह खुला रखकर एक तरफ खड़े थे। वे पूरी तरह से अवाक थे। दूसरों की प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए लक्ष्य ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक और जोरदार मुक्का मारा। बूम! 794 किलो। जब ये आंकड़ा सामने आया तो सब लोग दंग रह गए। ये बच्चा दोनों हाथों पर संतुलन बनाए हुए था। लगभग 800 किलो के मुक्के के साथ वो लगभग लेवल 7 शिखर पर था। किसी ने तुरंत वृद्धि की गणना की। लक्ष्य के आनुवंशिक अनुकूलन ने उसके शारीरिक गठन में 98% से अधिक, लगभग 99% तक सुधार किया था। आई सिटी बेस सिटी में हर जगह लोगों ने सुना था कि किसी ने विशेष रूप से तैयार किए गए जीन पोषण का उपयोग करके अपनी क्षमताओं में 87% तक सुधार किया है। जहां तक 90% से अधिक सुधार की बात है, आई सिटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। कहा जाता था कि राजधानी में भी केवल कुछ ही लोगों ने 90% से अधिक सुधार हासिल किया था, लेकिन 99% का सुधार इतिहास में अभूतपूर्व था। आरव और सिद्धार्थ जैन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने का दृश्य कैसा था। यह बहुत ही भयावह था। कई मार्शल आर्टिस्टों ने तुरंत अपने साथियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। वे इस असाधारण क्षमता वाले खिलाड़ी लक्ष्य को अपनी टीमों में भर्ती करना चाहते थे। 99% सुधार। ऐसा योद्धा जल्द ही 7वें स्तर के योद्धा की सीमा को पार करके 8वें स्तर का योद्धा बन जाएगा। यहां तक कि युद्ध सेनापति का पद भी उसके लिए दूर नहीं होगा। वाकई प्रतिभाशाली। जब तक उसकी तंत्रिका प्रतिक्रिया मानक स्तर तक पहुंच जाती, वो 4 स्तरों की छलांग लगा लेता। एक ही बार में लेवल 3 पीक से लेवल 7 पीक तक पहुंच जाता। लक्ष्य का पागलपनपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। पंच स्पीड टेस्ट में लक्ष्य ने 1 सेकंड के भीतर 15.9 पंच बेतहाशा मारे। प्रत्येक पंच की ताकत 650 किलोग्राम से अधिक थी, जो कि लेवल 7 पीक के बराबर थी। जहां तक अंतिम तंत्रिका प्रतिक्रिया की बात है, लक्ष्य के सुनियोजित नियंत्रण में भी ये 0.021 मीटर तक पहुंच गई। इस स्कोर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.01 मीटर तक पहुंच जाती, तो वो युद्ध जनरल का पद होता। लक्ष्य की तंत्रिका प्रतिक्रिया वास्तव में 8वें स्तर के योद्धा के शिखर पर थी। यही उसके लिए 8वें स्तर के योद्धा के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। केवल लक्ष्य ही जानता था कि जीन औषधि लेने के बाद
उसकी मानसिक शक्ति में एक और कदम आगे बढ़ गया था। अब उसके मन में मौजूद ची बादल का चांदीकरण आधे से अधिक हो चुका था, जिससे वो रजत मध्य चरण में पहुंच गया था। उसकी तंत्रिका प्रतिक्रिया अब आधिकारिक तौर पर युद्ध जनरल रैंक में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि वो फिलहाल इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था। एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता होना हमेशा अच्छा होता है। भीड़ की हैरान निगाहों के बीच लक्ष्य आरव और सिद्धार्थ जैन की ओर बढ़ा। तुम दोनों, क्या अब अपना वादा पूरा करने का समय नहीं आ गया है? 5-5 मिलियन एक पैसा भी कम नहीं। आरव और सिद्धार्थ जैन के चेहरे बेहद निराशाजनक थे। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं की थी। आखिर ये खास दवाइयां इतनी असरदार कब से हो गई? शारीरिक शक्ति में 99% तक सुधार। अगर उन्हें पता होता तो वे हर हाल में खास दवाई पर ही दाव लगाते। अरे वाह, ये तो संयोग ही होगा। लक्ष्य, तुम तो बस किस्मत वाले हो। इसी वजह से तुमने इतनी बड़ी बढ़त हासिल की है। 99% तक तो कोई सुधार नहीं कर सकता। आरव की आंखें लाल हो रही थी। इस वजह से वो इस बैच के छात्रों में तीसरे नंबर पर था। ये संयोग है या नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपके कार्ड में पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। इसे दे दीजिए। लोगों को आपको नीचा दिखाने का मौका मत दीजिए। लक्ष्य ने उनके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती। भीड़ की निगाहों के सामने वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने मजबूरी में अपने फोन निकाले और लक्ष्य के कार्ड में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लक्ष्य को एक सूचना मिली। उसके खाते में 5-5 मिलियन की 2 रकमें आ चुकी थी। अब उसके पास फिर से 10 मिलियन हो गए थे। धन्यवाद। लक्ष्य मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। उसी क्षण आसपास के मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य को भर्ती करने की तैयारी में उसके चारों ओर जमा हो गए। लक्ष्य ने उन्हें हाथ हिलाकर मना कर दिया। वरिष्ठों, कृपया जल्दबाजी न करें। भाई आरिफ खान मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं और जब से मैंने मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश किया है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कोई भी कृतघ्न नहीं हो सकता। मैंने पहले ही आरिफ खान की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया है। इतना कहकर वो आरिफ खान की ओर मुड़ा। भाई खान, क्या आपकी टीम में लोगों की कमी है? अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे लिए एक जगह छोड़ देंगे? मार्शल आर्टिस्ट की एक टीम में आमतौर पर 5 लोग होते थे। लक्ष्य जानता था कि आरिफ खान की टीम में फिलहाल सिर्फ 4 सदस्य हैं और एक की कमी है। वे छात्रों में से भर्ती करने की योजना बना रहे थे। आरिफ खान एक नेक इंसान था और लक्ष्य ने यह फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। जैसा कि उम्मीद थी, आरिफ खान ने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। उन्होंने हंसते हुए लक्ष्य के कंधे पर थपथपाया। जिस दिन मैंने तुम्हें नंबर 6 मिडिल स्कूल में देखा था, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे लड़के हो। हमारी टीम 5 दिनों में फिर से वाइल्डनेस जोन जा रही है। टीम में तुम्हारा स्वागत है। यह देखकर अन्य मार्शल आर्टिस्टों को खेद हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक समझदारी भरी मुस्कान भी साझा की। वफादारी मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक गुण था। लक्ष्य के इस चुनाव के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता था। वे केवल उसकी प्रशंसा कर सकते थे। मामला सुलझ जाने के बाद आरिफ खान ने शुरू में लक्ष्य को शराब के लिए बाहर बुलाने की योजना बनाई थी। लक्ष्य के मार्शल आर्ट हॉल में पहली बार आने के समय के विपरीत अब उनका इरादा लक्ष्य के साथ बराबरी का व्यवहार करने का था। आखिरकार अब से वे साथी योद्धा बनने वाले थे। हालांकि लक्ष्य अभी केवल सैनिक स्तर पर था, लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वो 8वें स्तर का योद्धा बन जाएगा और युद्ध सेनापति के पद से ज्यादा दूर नहीं होगा। लक्ष्य की उम्र को देखते हुए उसमें विकास की अपार संभावनाएं थी। शायद एक दिन वो आरिफ खान को बहुत पीछे छोड़ देगा। अभी से दोस्त बनाना निश्चित रूप से एक अच्छा कदम था। हालांकि लक्ष्य बाहर नहीं गया। इसके बजाय उसने आरिफ खान से कहा, भाई खान, मुझे खेद है कि अभी मेरे पास समय नहीं है। 3 दिनों में हमें रवि कुमार और उसके लोगों से बातचीत करनी है।
और 5 दिनों में मैं आपके साथ वन्य क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। मैं अपने भाले चलाने के कौशल का अभ्यास करना चाहता हूं। आरिफ खान ने सिर हिलाया। ठीक है, कुछ और दिन अभ्यास करो। 3 दिन में मैं अपनी टीम के बाकी सदस्यों को बुलाऊंगा ताकि सब एक दूसरे को जान सकें, और फिर हम सब मिलकर रवि कुमार को ढूंढने जाएंगे। इस बार हमें उस लड़के रवि कुमार को करारा सबक सिखाना होगा। उसे पता होना चाहिए कि हमारी दानव शिकारी टीम से खिलवाड़ करना आसान नहीं है। वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक असाधारण प्रतिभा प्रकट हुई। व्यक्तिगत औषधि से शारीरिक शक्ति में 99% की वृद्धि हुई। भारत में नया रिकॉर्ड बना। 99% चमत्कार। वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी का उदय। 4 स्तर की छलांग। वायु के द्वितीय श्रेणी के छात्र लक्ष्य को प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किया गया, जिससे बेस सिटी में व्यक्तिगत औषधि का क्रेज पैदा हो गया। आइस सिटी मार्शल आर्टिस्ट फोरम पर एक के बाद एक पोस्ट दिखाई देने लगी, जिससे पूरे शहर में हलचल मच गई और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पोस्ट करने वालों में से अधिकांश वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्होंने उस दिन लक्ष्य के लाइव प्रदर्शन को व्यक्तिगत रूप से देखा था। ये एक सनसनीखेज घटना थी और कई लोगों ने यह भी पूछा कि लक्ष्य ने अपनी औषधि को किस अनुपात में तैयार किया था। यदि ये विधि व्यापक रूप से फैल जाए तो ये पूरे मार्शल आर्टिस्ट समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। हर बार 99% की वृद्धि से मार्शल आर्टिस्टों की समग्र शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? लेकिन लक्ष्य इसका जवाब कैसे दे सकता था? उसे केवल अपना डेटा याद था और वो दूसरों के डेटा से मिलान नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बस मुस्कुराकर कहा कि वो भाग्यशाली था। हालांकि इंटरनेट पर लक्ष्य की पूरी तरह से प्रशंसा ही नहीं हुई। कई लोगों ने अजीबोगरीब टिप्पणियां भी की। उदाहरण के लिए ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट्स अकादमी के आर्यन ने उल्का वर्षा नाम से एक लेख ऑनलाइन पोस्ट किया। आनुवंशिक कारक से 99% की वृद्धि प्रभावशाली तो है, लेकिन अंततः इससे मार्शल आर्टिस्टों का केवल कुछ समय ही बचता है। 3 महीने, आधा साल या 1 साल? लक्ष्य की शक्ति में अचानक आई वृद्धि उसे अति आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, जिससे संभवतः वो जंगल में लापरवाही से आगे बढ़ सकता है। ये अच्छा नहीं होगा और उसकी जान भी ले सकता है। केवल जीवित मार्शल आर्टिस्ट ही मूल्यवान होते हैं। यहां तक कि सबसे बड़ा प्रतिभाशाली भी मर जाने पर बेकार हो जाता है। इसलिए लक्ष्य, तुम्हें मार्शल आर्ट अकादमी में ही रहना चाहिए और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। मैं दूसरी ओर जंगल में जाने की तैयारी कर रहा हूं। इस पोस्ट को वास्तव में कुछ लोगों का समर्थन मिला, खासकर विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों के छात्रों से, जिन्होंने ऑनलाइन लक्ष्य की जमकर आलोचना की। लक्ष्य, जिसने भले ही शुरुआत में द्वितीय श्रेणी के छात्र के रूप में पढ़ाई की थी, लेकिन धीरे धीरे प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। ये सभी छात्र अहंकारी थे और कुछ समय के लिए लक्ष्य को चुनौती देने वाली कई पोस्ट ऑनलाइन सामने आई। लक्ष्य ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और जब उन्होंने देखा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वे और भी ज्यादा बेशर्म हो गए, ये दावा करते हुए कि लक्ष्य का सुधार महज भाग्य था, कि वो वास्तविक युद्ध में निस्संदेह किसी काम का नहीं था और अनिवार्य रूप से गुमनामी में खो जाएगा। बेशक इसका एक सकारात्मक पहलू भी था। विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों के छात्रों ने जीजान से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वे आनुवंशिक औषधियां पहले प्राप्त करने और लक्ष्य को पछाड़ देने के लिए प्रयासरत थे। इसके बाद अन्य लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई औषधियों का सेवन करने की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। सभी मार्शल आर्टिस्ट अपने चरम पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, इसलिए लक्ष्य अकेली नहीं थी जिन्होंने विशेष औषधियां ली। हालांकि सफलता दर वाकई निराशाजनक थी और कोई भी लक्ष्य जैसी असाधारण शक्ति हासिल नहीं कर पाया। इसके बजाय कई प्रतिभाशाली छात्र जल्दबाजी में विशेष औषधियां लेने के कारण औसत दर्जे के रह गए। लक्ष्य की सफलता के अगले दिन
वज्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के चेन जिंगचो ने सफलतापूर्वक एक विशेष औषधि का सेवन किया, जिससे उनके शरीर की शक्ति में 79% की वृद्धि हुई और वे लेवल 7 योद्धा बन गए। लक्ष्य की सफलता के तीसरे दिन ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रथम श्रेणी के छात्र विक्रांत ने सफलतापूर्वक एक विशेष औषधि का सेवन किया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति में 75% की वृद्धि हुई और वो लेवल 7 योद्धा बन गया। हालांकि ये दोनों खबरें लक्ष्य की 99% वृद्धि जितनी चौंकाने वाली नहीं थी, फिर भी आई सिटी बेस सिटी में ये दुर्लभ उपलब्धियां थी। इससे वज्र और ड्रैगन स्लेयर के लोगों का मनोबल काफी बढ़ गया और उन्होंने वायु और लक्ष्य को ऑनलाइन चुनौती भी दे दी। विशेष रूप से आर्यन लक्ष्य का कट्टर विरोधी बन गया था। ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंदर आर्यन ने अभी अभी लक्ष्य के खिलाफ एक और संदेश ऑनलाइन पोस्ट करना समाप्त किया ही था कि उसे रवि कुमार का फोन आया। अब लक्ष्य और उन लोगों से मिलने का समय आ गया है। मेरे बार में लक्ष्य के पिता की पिटाई करवाने का विचार तुम्हारा ही था, इसलिए अब मेरे साथ चलो। भाई झांग, कोई खतरा तो नहीं होगा, है ना? उस दिन लक्ष्य ने आर्यन को 3 मुक्कों में ही नॉकआउट कर दिया था। नशे में होने के बावजूद उसे लक्ष्य से थोड़ा डर लग रहा था। चिंता मत करो, जब मैं रवि कुमार राक्षसों का शिकार करने गया था, तब लक्ष्य सिर्फ एक छात्र था। भले ही अब वो कुछ तरक्की कर रहा हो, पर वो मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरा कसाई का खिताब सिर्फ दिखावा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि मैं मार्शल आर्ट छोड़ दूं। इसके अलावा इस बार हमारी पूरी ब्लड हैंड स्क्वाड मौजूद होगी। देखते हैं वायु के लोग क्या क्या चालें चलते हैं। रवि कुमार के आश्वासन से आर्यन को तुरंत बहुत राहत मिली। रवि कुमार की ब्लड हैंड स्क्वाड का नेतृत्व एक लेवल 4 वॉरलॉर्ड कर रहा था और विक्रांत अब एक उच्च स्तरीय छात्र के रूप में ब्लड हैंड स्क्वाड में शामिल हो चुका था। इन लोगों की मौजूदगी में उसे लक्ष्य से बिल्कुल भी डर नहीं था। 2 संशोधित ऑफरोड वाहनों में सवार होकर ड्रैगन स्लेयर मार्शल आर्ट्स अकादमी के ब्लड हैंड स्क्वाड के 5 सदस्य, साथ ही आर्यन, लक्ष्य और उसके समूह के साथ तय किए गए बैठक स्थल की ओर सीधे रवाना हुए। वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंदर आरिफ खान छोटे से प्रशिक्षण मैदान के सामने 3 मार्शल आर्टिस्टों के साथ इंतजार कर रहे थे। आरिफ, लक्ष्य 3 दिनों से छोटे प्रशिक्षण मैदान से बाहर नहीं निकला है। क्या ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है? वक्ता ध्रुव थे, जो आरिफ खान की दानव शिकारी टुकड़ी के कप्तान थे। वे तीसरे स्तर के सरदार थे, लंबी तलवार चलाने में कुशल थे और वायु तलवार कला का अभ्यास करते थे, जिससे वे एक विशिष्ट वायु मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण उल्टा पड़ सकता है और यहाँ का प्रशिक्षण बाहर राक्षसों का शिकार करके मिलने वाले प्रशिक्षण की गति से तुलना नहीं कर सकता, है ना? आरिफ, तुम्हें बाद में लक्ष्य से बात करनी होगी। असली लड़ाई ही परम सत्य है। ग्रीन हाउस में रखे फूल बड़े नहीं होते। ये व्यक्ति गौरव यादव था, जो लेवल 1 का सरदार और टीम का स्नाइपर था। आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट टीमों में 1 या 2 मार्शल आर्टिस्ट होते थे, जो थर्मल हथियारों का इस्तेमाल करते थे। लंबी दूरी से निशाना लगाना भी एक बहुत जरूरी तरीका था, लेकिन थर्मल हथियारों का इस्तेमाल करने वालों के पास आमतौर पर वॉर गॉड बनने का कोई मौका नहीं होता था। उनका मुख्य उद्देश्य राक्षसों का शिकार करना और पैसा कमाना था। पर्याप्त पैसा कमाने के बाद कई लोग रिटायर होना चुनते थे। गौरव यादव सही कह रही है। लक्ष्य की 99% की बढ़ोतरी वाकई सराहनीय है, लेकिन उसने अभी तक अपनी युद्ध क्षमता साबित नहीं की है। राक्षसों को मारना और बार में लड़ाई करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। आरिफ खान, लक्ष्य की सिफारिश करके हमें निराश मत करना। अगर वो टीम के लिए बाधा बनता है, तो मुझे उसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति ये तुषार था, जो एक लेवल 2 वॉरलॉर्ड था, जो दोहरी तलवारों का इस्तेमाल करता था और फुर्तीलेपन का मार्ग अपनाता था। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं लक्ष्य को अच्छी तरह जानता हूं। उसकी युद्ध क्षमता और मानसिक दृढ़ता
दोनों ही बहुत प्रबल हैं। अगर मेरा उससे कोई संपर्क न होता तो शायद ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारी टीम के हाथ न लगता। बस प्रतीक्षा कीजिए, समय लगभग समाप्त हो चुका है और वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। बाकी लोग चुपचाप उस प्रतिभाशाली लक्ष्य के प्रकट होने का इंतजार करते रहे, जिसे आरिफ खान इसी नाम से पुकारता था। इस समय लक्ष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। 3 दिनों तक छोटे से प्रशिक्षण मैदान में खुद को अलग थलग रखने के बाद लक्ष्य ने अपनी सारी ऊर्जा भाले का अभ्यास करने में लगा दी थी। नौपरतो वाली भाला नदी एक प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ कैसे अस्तित्व में आया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें दर्ज साधना विधियां अत्यंत शक्तिशाली थी। अपने पिछले जीवन में लक्ष्य ने पहला खंड खरीदा था। पहले खंड में मुख्य रूप से भाला चलाने की तकनीकों के मूल सिद्धांतों के साथ साथ एक विशिष्ट कौशल का वर्णन था। इसी विशिष्ट कौशल के कारण मार्शल आर्टिस्ट सीधे दूसरे स्तर को नहीं सीख सकते थे, क्योंकि पहले स्तर को सीखे बिना दूसरे स्तर तक पहुंचना संभव नहीं था। लक्ष्य लगातार 3 दिनों से अभ्यास कर रहा था और इन 3 दिनों ने उसे अपने पिछले जीवन से भाला चलाने की अनुभूति को काफी हद तक पुनः प्राप्त करने में सक्षम बना दिया था। अब उसे भाले की उन तकनीकों के पहले स्तर को फिर से हासिल करने की जरूरत थी जो उसने कभी सीखी थी। लक्ष्य पसीने से तरबतर होकर पालथी मारकर जमीन पर बैठा था। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसका काला ड्रैगन भाला उसके सामने पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और वो भाला चलाने की तकनीकों के पहले स्तर की मूलभूत बातों को याद कर रहा था। 9 परतों वाली भाला नदी को 9 महान अद्वितीय कौशलों में विभाजित किया गया है। आंधी, मूसलाधार बारिश, झरना, लंबी नदी, उल्टी नदी, रौंदने वाला सागर, आकाश को चीरना, तारापात और पतन। अपने पिछले जीवन में मैंने आंधी सीखी थी। अब मुझे इसे फिर से महारत हासिल करने की आवश्यकता है। मैंने वायु के सार को पहले ही समझ लिया है। एकमात्र कमी यह है कि मेरा शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। हालांकि 3 दिनों के कठिन प्रशिक्षण ने मेरी ताकत को एक लेवल 7 योद्धा के शिखर तक पहुंचा दिया है। फिर भी थोड़ी कमी है, लेकिन ये मामूली शारीरिक कमी कुछ भी नहीं है। ये कोई निर्णायक कारक नहीं है जब तक मैं वायु पर फिर से महारत हासिल कर लेता हूं। इस भाले की तकनीक और अपनी उत्कृष्ट तंत्रिका प्रतिक्रियाओं के साथ मैं 9वें स्तर के योद्धाओं से निपट सकता हूं और यहां तक कि शुरुआती चरण के सरदारों से भी खुद को बचा सकता हूं। अपने पिछले जीवन के अनुभवों को याद करते हुए लक्ष्य भले ही घर के अंदर था, लेकिन उसका दिल पहले से ही आंधी की तरह गरज रहा था। दरार, उसने एक हाथ से 150 जिन के काले ड्रैगन भाले को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। लक्ष्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तेज हवा में भाला चलाने की एक तकनीक है। दुश्मन का सामना करते समय ये एक प्रचंड आंधी की तरह होती है, हिंसक और भयंकर। ये कमजोर दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत काम करती है। भाले की अजेय तीक्ष्णता के कारण कम दूरी के हथियारों के पास बचाव का कोई तरीका नहीं होता। यही भाले का फायदा है। हाहा, लक्ष्य को ऐसा लगा मानो उसने अपने हृदय में वायु के सच्चे अर्थ को पुनः महसूस कर लिया हो। वो अचानक उछल पड़ा, अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले को झटका दिया और अपने सामने 10 मीटर दूर रखे एक नरम पुतले की ओर सीधा दौड़ पड़ा। नए प्रकार के रबर से बना और विशेष घटकों से युक्त ये मुलायम डमी चोट लगने के बाद स्वतः ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है, जिससे ये प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी सामग्री बन जाती है। लक्ष्य ने अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले को हिलाया और काले ड्रैगन भाले ने एक चाप बनाया। जो एक साधारण भाले का प्रहार लग रहा था, वो अचानक बदल गया। वूश! अचानक कहीं से हवा का एक झोंका आया। भाले के आकार के फूलों का एक बड़ा गुच्छा उसकी आंखों के सामने चमक उठा, मानो रात में आग का गोला फूट रहा हो। भाले की नोक पुतले के शरीर को छूने से पहले ही उसकी कोमल सतह पर हल्के निशान पड़ गए। भाले की ऊर्जा से लगी चोटें। हवा तेज हो गई।
उसके पिछले जीवन की भावनाएं वापस लौट आई थी। बस यही है, शिखर पर वापसी, खुद को पार करना, सब कुछ अब शुरू होता है। लक्ष्य के हाथ में उसका भाला एक काले अजगर की तरह घूम रहा था, जिसकी हल्की चमक दूर से ही पुतले पर छोटे छोटे निशान बना रही थी। हालांकि वायुस्पीयर तकनीक आवृत्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि गति और आश्चर्य के बारे में थी, जो इसे एक भयंकर हवा की तरह अजेय बनाती थी। 7वें स्तर का योद्धा बनने के बाद लक्ष्य की शारीरिक क्षमता असाधारण रूप से मजबूत हो गई थी। आगे बढ़ते समय भाले को कसकर पकड़े हुए और अचानक झटका देते हुए वो अपने पीछे परछाई की लकीरें छोड़ जाता था। पूफ! तेज हवा के झोंके से अचानक एक विशाल प्रकाश किरण निकली और सीधे पुतले की छाती को भेद गई। ये डमी एक नए प्रकार के नरम रबर से बनी थी, जो बहुत जल्दी स्वतः ही अपनी मूल अवस्था में लौट आती थी। फिर भी लक्ष्य के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भाले के प्रहार से उसमें एक बेसिन के आकार का छेद हो गया, जिसे पूरी तरह से भरने में काफी समय लगा। लक्ष्य पुतले के पीछे खड़ा था। उसका पहले वाला उग्र रूप गायब हो चुका था। उसने एक हाथ में भाला पकड़ रखा था और उसका मिजाज धीरे धीरे शांत हो रहा था। मैं सफल हो गया। मैंने आखिरकार वायुस्पीयर तकनीक में फिर से महारत हासिल कर ली है और मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी वर्तमान समझ मेरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक गहरी और व्यापक है, क्योंकि ये शरीर युवा है और मेरी मानसिकता पूरी तरह से अलग है। मेरे पिछले जीवन के विपरीत, जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, तब भाले की तकनीक में महारत हासिल करना उतना संतोषजनक नहीं था। वायु तकनीक में पुनः महारत हासिल करने के बाद अब मेरे पास एक शीर्ष योद्धा की शक्ति है। हालांकि मैं अभी भी एक सरदार का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अपनी भाला तकनीक और मानसिक शक्ति से मैं कम से कम एक प्रारंभिक सरदार से अपनी रक्षा कर सकता हूं। इस जीवन में मैं किसी को भी मुझे फिर से कुचलने नहीं दूंगा, यहां तक कि भगवान को भी नहीं। लक्ष्य पूरी तरह शांत हो गया और उसने समय देखा। तब उसे एहसास हुआ कि रवि कुमार और अन्य लोगों के साथ उसकी मुलाकात का समय लगभग हो चुका है। उसने जल्दी से सब कुछ व्यवस्थित किया। 150 जिन के ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को हिरण की खाल से बने म्यान में रखा और उसे सीधे अपनी पीठ पर टांग लिया। 8वें स्तर के योद्धा बनने की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचे लक्ष्य के लिए यह वजन कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने 5 मिश्र धातु के फेंकने वाले चाकू अपनी कमरबंद की पतली परत में रखे और छोटे से प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि आरिफ खान और 3 अन्य लोग बाहर खड़े हैं। भाई खान, आपको इंतजार कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरी गलती है। साधना करते समय मैं समय देखना भूल गया था। आरिफ खान ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम बस जल्दी आ गए। आइए लक्ष्य, मैं आपका परिचय करा देता हूं। उसने लक्ष्य को अन्य लोगों के पास ले जाकर कहा, यह ध्रुव है, हमारे दानव शिकारी दस्ते का कप्तान, एक 3रे स्तर का सरदार और हमारी टीम का सबसे मजबूत योद्धा। नमस्कार भाई ध्रुव। लक्ष्य ने पहल करते हुए उनका अभिवादन किया। आरिफ खान ने तुम्हारे बारे में मुझे कई बार बताया है। हाल ही में तुम्हारी प्रतिष्ठा काफी बढ़ी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत साबित किए बिना मशहूर हो जाता है तो उस पर कई हमले होते हैं। लक्ष्य, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और मौका ढूंढकर उन लोगों को चुप करा देना चाहिए जो तुम पर शक करते हैं। लक्ष्य मुस्कुराई और सिर हिलाया। कप्तान की बातें बहुत सीधी सादी थी और लक्ष्य को ऐसे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। ये गौरव यादव है, एक वॉरलॉर्ड स्तर का स्नाइपर। जब हम राक्षसों का शिकार करने जाते हैं तो उनमें से कई को गौरव यादव सिर में गोली मारकर मार देता है। हमारी टीम में उसका किल रेट सबसे अधिक है। नमस्कार भाई गौरव। लक्ष्य ने उन्हें फिर से नमस्कार किया। नमस्कार नौजवान, अब से तुम आत्मविश्वास के साथ राक्षसों का वध कर सकते हो। किसी भी छिपे हुए खतरे से मैं निपट लूंगा।
गौरव यादव ने इसके अलावा कुछ खास नहीं कहा। वे सभी अब एक ही दस्ते के सदस्य थे, लेकिन लक्ष्य की असली क्षमताओं का आकलन करने के लिए उसे अभी भी अवलोकन करना बाकी था। अगर लक्ष्य इस काम के लायक नहीं था, तो वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। ये तुषार है, जो दूसरे स्तर का योद्धा है। उसकी दोनों तलवारें बेहद शक्तिशाली है। हालांकि उसकी साधना का स्तर मुझसे थोड़ा कम है, फिर भी वो हमारी टीम का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा है। तुषार लक्ष्य से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। उसने लक्ष्य की तरफ एक नजर डाली और कहा, बच्चे, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे काम में रुकावट डालते हैं, और मुझे किसी की देखरेख करना पसंद नहीं है। अगर तुमने एक महीने के अंदर मेरा भरोसा नहीं जीता, तो मैं बॉस ध्रुव से तुम्हें निकलवाने का प्रस्ताव जरूर रखूंगा। हम दानव शिकारी राक्षस मारने और पैसे कमाने जाते हैं, मौज मस्ती करने नहीं। चिंता मत करो भाई तुषार, अगर मैं बोझ बनूंगा तो मैं खुद को अलग कर लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तुषार ने असभ्य तरीके से बात की, लेकिन लक्ष्य जानता था कि ऐसे व्यक्ति का चरित्र सच्चा है और वो एक भरोसेमंद साथी हो सकता है। उसे कोई असंतोष नहीं था। ठीक है, तो हमारी 5 सदस्यीय दानव शिकारी टुकड़ी पूरी हो गई है। आप सभी आज यहां आने का उद्देश्य जानते हैं। लक्ष्य की समस्या सुलझाने में मदद करना और ड्रैगन स्लेइंग ब्लड हैंड दस्ते के उन बदमाशों का सामना करना। लक्ष्य बात करेंगे और हम उनका साथ देंगे। लक्ष्य, एक बात याद रखना, कभी पीछे मत हटना। चिंता मत करो भाई खान, मुझे पता है क्या करना है। अच्छा हुआ मैंने पुलिस स्टेशन से आज उन लोगों को भी रिहा करवा दिया जिन्होंने तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाई थी। वे सब बाहर कार में पुलिस की निगरानी में हैं। हम बाद में उन्हें यहां लाएंगे ताकि सौदेबाजी में हमारी ताकत बढ़े। मैं देखना चाहता हूं कि उस कमीने रवि कुमार को अपने भाइयों की परवाह है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ध्रुव ने कहा, और समूह एक मॉडिफाइड बड़ी एसयूवी में बैठ गया। उसका ब्रांड पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो बेहद मजबूत और प्रभावशाली थी। उनकी कार के पीछे एक पुलिस कार चल रही थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और वे बदमाश सवार थे जिन्होंने लक्ष्य के पिता को घायल किया था। तय की गई जगह शहर के केंद्र में स्थित एक परित्यक्त गोदाम थी। तार्किक रूप से एक ऐसे शहर में जहां जमीन बेहद कीमती हो, वहां कोई खाली जमीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह परित्यक्त गोदाम क्षेत्र एक अपवाद था। इसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक युद्ध क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। मार्शल आर्टिस्टों के मन में हमेशा कई तरह के विवाद सुलझने का रहता था। कुछ मामले जंगल में सुलझा लिए जाते थे, जबकि कुछ छोटे-मोटे मुद्दों के लिए मार्शल आर्टिस्ट बातचीत के लिए किसी जगह पर सहमत हो जाते थे। अगर वे सहमत नहीं हो पाते थे, तो लड़ाई की संभावना रहती थी। मार्शल आर्टिस्टों की अपार विनाशकारी शक्ति के कारण आम जगह उनके नुकसान को सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए यह सुनसान गोदामों वाला इलाका अस्तित्व में आया। कार धीरे धीरे इस सुनसान इलाके में घुस गई, जहां टूटी दीवारें और जंग लगे, पहचान से परे शिपिंग कंटेनर हर जगह बिखरे पड़े थे। कुछ कंटेनर सड़े हुए थे, उनमें बड़े बड़े छेद थे, तो कुछ काई से ढके हुए थे। कहा जाता था कि ये ईसा पूर्व के समय के उत्पाद थे। रास्ते भर गोलियों के छेद, तलवारों के निशान और लड़ाई के अन्य निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे। वो वहां पर है, गाड़ी चला रहे आरिफ खान ने इशारा किया। कुछ दूरी पर 2 मॉडिफाइड ऑफरोड वाहन खड़े थे, जिन पर कई लोग टिके हुए लक्ष्य और अन्य लोगों का इंतजार कर रहे थे। दोनों कारें एक के बाद एक आई, ब्रेक लगाकर रुकी और सभी लोग बाहर निकल गए। मुंह में मोटी सिगार लिए ध्रुव आगे आगे चल रहा था। दानव शिकारी दस्ते के सदस्य उसके पीछे पीछे चल रहे थे और अंत में 2 पुलिस अधिकारी चारों बदमाशों को पकड़कर ले आए। चारों गुंडों के शरीर पर चोटें और सूजन थी। आरिफ खान के निर्देश पर वीर प्रताप के करीबी पुलिसकर्मियों ने भी उनसे पूछताछ की, लेकिन लक्ष्य की राय में
ये सजा काफी नहीं थी। बातचीत का कोई नतीजा निकलने तक सब कुछ रुकना ही था। वीर प्रताप के लोगों को पास आते देख गरुड़ के सदस्य भी सीधे खड़े हो गए और दूसरी तरफ देखते हुए उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। दोनों पक्ष 5 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गए। बिना किसी औपचारिकता के दानव शिकारी दस्ते के कप्तान ध्रुव ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। धीरज, रवि कुमार आपके रक्तहात दस्ते का सदस्य है ना? उसने अपने अधीनस्थों को हमारे दस्ते के सदस्य लक्ष्य के पिता को घायल करने के लिए उकसाया था। क्या आपको नहीं पता कि मार्शल आर्टिस्टों के बीच विवादों में परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए? आप इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? धीरज ब्लड हैंड का कप्तान था, एक चौथे स्तर का सरदार था और वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी था। धीरज ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय रवि कुमार से पूछा, क्या ऐसी कोई चीज है? रवि कुमार ने हाथ फैलाते हुए कहा, मालिक, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कौन जाने वो दानव शिकारी क्या क्या पागलपन भरी हरकतें कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए तो उसका इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। बोलने के बाद रवि कुमार ने गुंडों की ओर देखा और कहा, तुम लोग ब्लैक स्वान में मेरे ही लोग हो, ये सच है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, है ना? जब गुंडों ने रवि कुमार को देखा तो उनके डरे हुए चेहरे गायब हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, नहीं मालिक, हमने उस बूढ़े आदमी को इसलिए पीटा क्योंकि उसने जो नाश्ता बनाया था वो बहुत ही घटिया था, मांस सड़ा हुआ था और बहस के दौरान उसने ये बात नहीं मानी, इसलिए हमने उसे कुछ बार मारा। रवि कुमार मुस्कुराया और लक्ष्य की ओर देखते हुए बोला, कैसा लगा? लक्ष्य, इसके लिए तुम मुझे दोष तो नहीं दे सकती, है ना? लक्ष्य ने रवि कुमार के स्पष्ट इनकार पर बहस नहीं की, बल्कि पूछा, तो इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है? रवि कुमार, बिल्कुल। रवि कुमार ने गुस्से से कहा, ठीक है, तो मैं इन गुंडों से चाहे जैसे भी निपटूं, तुम दखल नहीं दे सकते। मैं अब भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उन्हें आधे महीने से बंद रखा गया है, अब उन्हें रिहा करने का समय आ गया है ना? उन्हें रिहा करना ठीक है, लेकिन मैं, लक्ष्य, आखिरकार वीर प्रताप का सदस्य हूं। अगर मेरे परिवार को इस तरह चोट पहुंचती है और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तो क्या बाद में लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं? इन कुछ गुंडों को फिर 2 पैरों पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।